99% people don't make it. Only 30 to 35 questions in the prelims are actually solvable. Don't ignore it as only current affairs. Prelims का कट ऑफ यूपीएससी डिसाइड नहीं करता. अगर 40% पेपर को हम इग्नोर ही करके चले जाएंगे तो कैसे हम इस ट्रैप से निकलेंगे? Only 30 to 35 questions in the prelims are actually solvable. This is the biggest white lie that we believe in, and this is why 99% people don't make it in the prelims despite studying well. This video, I'm going to talk about the maze factor. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी कि प्रीलिम्स में तो 30-35 क्वेश्चन ही सॉल्वेबल हैं और बाकी तो एप्टीट्यूड है, गेसिंग है, थोड़ा वहां पे सोचना है, एक्सेट्रा. This is a lie. And why is this something that everybody believes in? This is what we are going to talk about today. पहले बात करते हैं ये मेज है क्या. मेज stands for these 5 things: mapping, ancient medieval art and culture, IR, science and technology and environment. ये जो 5 चीजें हैं, इनको हम कितना टाइम देते हैं, इनको हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एंड हाउ मच डू वी एक्चुअली नो अबाउट देम, इससे डिटरमाइन होता है कि हम कितने क्वेश्चंस करके जाएंगे. लेट्स सी. वेटेज देखते हैं इन 5 सब्जेक्ट्स की. एज यू नो, एवरीथिंग दैट वी डिस्कस विल बी एविडेंस बेस्ड. तो इन 5 की वेटेज देखते हैं. अक्रॉस द इयर्स 2020 में समवॉट क्लोज टू 45 क्वेश्चंस, कभी 39, 38, 40, 42. दिस वेटेज हैज स्टक अराउंड 40 क्वेश्चंस. तो हमारा 40% ऑफ प्रीलिम्स इज एक्चुअली मेज. 40% ऑफ प्रीलिम्स इज मेज. कट ऑफ इज 45%. 80 मार्क्स हैं मेज में और 90-95 पे डेफिनेटली प्रीलिम्स हो जाता है, राइट? बट हम इनको इग्नोर करते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स कि जिस चीज पे जितना एफर्ट करें उस हिसाब से देखें कि उसका कितना वेटेज है, उसका कितना रिवॉर्ड मिलना है. अगर हम प्रीलिम्स को देखें, 60% आई वुड से इज अपार्ट फ्रॉम मेज. करंट अफेयर्स, some random questions and the 4 subjects that we study really well, polity, geography, modern history and economy, ये मिला के 60% है, right? इसमें से भी आप 10% random questions हटा दो, so we'll remove 10% which are fairly random and then 50% are left, right? 50% में यहाँ पर क्या है? modern history है, economy है, sorry, polity है, geography है. हम इन 50% पे टाइम कितना स्पेंड करते हैं? 80% ऑफ आवर टाइम. अगर आप 80% टाइम 50% क्वेश्चंस पे स्पेंड कर दोगे, देन ऑब्वियसली यू वुड थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 50 क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू सॉल्व 30-35 ओनली. जब आप टाइम ही नहीं लगाओगे इन सब्जेक्ट्स पे तो इनको सॉल्व करोगे कैसे? दीज सब्जेक्ट्स, मेज सब्जेक्ट्स, आर 40% ऑफ ऑल क्वेश्चंस, बट हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड हियर? Barely 20%. And this is the reason for believing that white lie. It demands 40% of your time और हम उससे आधा टाइम उसको दे रहे हैं. And this is why हमें लगता है कि 30-35 क्वेश्चन नहीं होने हैं, राइट? तो अब करें क्या? This is a problem that we will all agree on. But अब करें क्या? What do we do now to solve this problem? सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाते हैं और देखते हैं. इसके बाद एक और मिथ होगी आपको. आई नो ये बात बोलते ही आपके थॉट आ चुका होगा कि यार हम करंट अफेयर्स में पढ़ते तो हैं ये सब्जेक्ट, उसका भी एविडेंस देख लेते हैं. ये मिथ है सबसे बड़ी दूसरी मिथ कि मेज इज जस्ट करंट अफेयर्स. ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, मैपिंग में प्लेसेस इन यूज कर ली. ऑफ कोर्स एंशिएंट मेडिवल को हम करंट अफेयर्स की तरह ट्रीट नहीं करते. एंशिएंट मेडिवल को हम पढ़ते ही नहीं. आईआर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स हैं. ये 2024 प्रीलिम्स का एनालिसिस है. यहां पर सारे सब्जेक्ट्स की वेटेज एंड कितना करंट अफेयर्स से आया वो देखा गया है. सो आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट कम इन मेज, मेज में जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें से सिर्फ 30% ही करंट अफेयर्स हैं. तो मेज भी 70% स्टैटिक है. 70% of these subjects is static, is something that we should study which remains same over the years. Current affairs को मैं define करता हूं कि पिछले 2 साल में न्यूज में था इसलिए पूछ लिया. ऐसा नहीं है. There is static information for 70%. यहां हम मिस आउट कर रहे हैं, right? These are those 25 to 30 questions that we are just simply ignoring, and that is why we feel हम प्रिपेयर कर रहे हैं for 60 questions and we are able to solve 30-35. तो हमारा रेशियो तो ठीक है, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है. तो अब करें क्या? एक एक करके हर सब्जेक्ट को देखते हैं. मैपिंग की बात करते हैं. मैपिंग में बहुत इंटरसेक्शनैलिटी है. मैपिंग में ऐसा भी होगा दैट देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी वेयर रिवर्स, माउंटेन्स एंड नेशनल पार्क्स आर लिंक्ड टुगेदर. मैपिंग को हमें आईआर से भी लिंक करना है
और कोई सिंगल सोर्स नहीं है, दिस इज अ फैक्ट, राइट। एटलस खुद से पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मन ही नहीं करता एटलस पढ़ने का। सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर मैपिंग? सबसे पहले एक्सेप्ट दैट द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ट्रीट इट लाइक अ सब्जेक्ट एंड हैव अ प्लान। सेकंड, मेमोरी जनरेट करने के लिए ब्लैंक मैप्स इज अ ग्रेट आइडिया। And you also know, for example, that Pallavi ma'am is doing this mapping series on Sarthi IAS YouTube, where we are covering everything relevant to mapping. तो एक ऐसी सीरीज या कोई भी सीरीज आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, although this is free completely on YouTube, you can watch anything, but mapping को seriously लो और mapping को blank maps के थ्रू, एक plan के थ्रू, in a step wise, phase wise manner prepare it, right? Don't think it is part of geography. It might be, but इस पे अपना dedicated time देना जरूरी है. Second problem, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, सिलेबस डिफाइंड नहीं है, रोट मेमोराइजेशन पे डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। आई थिंक इससे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते ही नहीं है। अगर मैं लोगों से पूछ लूँ कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो सब 5-6 सोर्सेज तो बता ही देंगे कि उस मैगजीन में वो चीज़ अच्छी है, वहाँ पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे वो बढ़िया है। बट ए मैग में जहाँ से पता है कि 8-9 क्वेश्चन आने ही हैं, वहाँ पर एक डिफाइंड सोर्स नहीं है जिसको हम ढंग से पढ़ते हैं, राइट। ना पढ़ते हैं ना ट्राई करते हैं पढ़ने की, क्योंकि बोरिंग लगता है। बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हम रोट मेमोरी से पढ़ते हैं, हम ट्राई ही नहीं करते इसमें थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग की। देयर इज अ लॉट ऑफ थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग टू बी हैड हियर। आई विल अपलोड अ वीडियो स्पेसिफिकली ऑन एमैक वेरी सून, उसमें मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट थीम्स। अगर मैं 5 या 4 टॉपिक्स आपको बताऊं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, विजयनगर एम्पायर एंड भक्ति सूफी मूवमेंट, डेफिनेटली दीज टॉपिक्स आर द वंस दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चंस आएंगे ही। सो वी नीड टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्लान हियर and give this subject the requisite time that it deserves. आगे देखते हैं IR। IR में तो हमें बस एक बता दिया गया कि एक मैगजीन पढ़ लो और खत्म कर लो, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मेरे YouTube पे मैंने 2023 में यही मैगजीन पढ़ाई थी, ठीक है। एक 60 पेज की मैगजीन पढ़ाने के लिए आई टुक 4 लेक्चर्स ऑफ 2 hours ईच, बिकॉज IR में बहुत स्टैटिक बैकग्राउंड होता है, राइट। साउथ चाइना सी में अगर कुछ हो रहा है वो बहुत सालों से हो रहा है। इफ वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, थिंग्स विल गेट क्लियर। अगर आप बस याद करना चाहोगे कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, ये करंट अफेयर्स में था तो ये याद कर लेते हैं, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सेकंड प्रॉब्लम, IR just does not mean international relations only. For me at least, I also include defense and security here. और इससे अब एक आधा क्वेश्चन हर साल आना शुरू हो गया है एंड सॉल्वेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस लाइक रोल ऑफ CDS, ऑपरेशन सद्भावना, ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सिक्योरिटी को पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बट हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं। सो हियर फर्स्टली वी अगेन नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्लान, गिव इट टाइम। IR पे भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा वेयर आई विल टॉक अबाउट इट। बट फर्स्ट एंड आई थिंक द ओनली इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू कैन टेक हियर इज that just don't rely on current affairs. Know that you have to budget time for this. Know that time needs to be given to IR as a static subject. And the good thing is, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, probably the most interesting subject in our syllabus. तो डेफिनेटली इसको टाइम तो हम दे ही सकते हैं। आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस बारे में मैं काफी बात कर चुका हूं ऑलरेडी, है ना, कि करंट अफेयर्स पढ़ लो बस, और साइंस बैकग्राउंड नहीं है मेरा तो छोड़ देते हैं, रट लेते हैं DNA ये होता है, RNA ये होता है। Till you don't understand the background of science, you will not be able to solve the questions. 10 क्वेश्चन आने ही हैं और सॉल्वेबल उसमें से 5-6 होंगे अगर आपको ढंग से स्टैटिक बैकग्राउंड आता है। तो एक स्कैटर्ड रिसोर्स या कंपाइलेशन फॉलो करने से बेटर है दैट आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ लो। अगेन I'd like to recommend my videos from 2023 which are available on Sarthi IAS YouTube। 13 वीडियोस की प्लेलिस्ट है और सारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो हमसे पूछे जाते हैं, एटलीस्ट द वंस दैट वर रेलेवेंट एट दैट टाइम, ऑल ऑफ देम हैव बीन कवर्ड हियर, राइट। तो आप ये वीडियो देख सकते हो, बट अगेन डोंट इग्नोर इट एज ओनली करंट अफेयर्स। मानो कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चन आने हैं, इसको टाइम दो। देन एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आते हैं। एनवायरमेंट में 15-16 क्वेश्चन आने हैं जिनमें से 6-7 सॉल्वेबल नहीं ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट लुक एट दो 6 और 7 एंड वी थिंक ये 6-7 देख लिए, इसका मतलब ये बहुत टफ थे, एनवायरमेंट छोड़ दो। एक घिसी पिटी पुरानी बुक है जो पता नहीं कब से अपडेट नहीं हुई, उस बुक को बस पढ़ते रहो, और उस बुक को पढ़ पढ़ के थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन उससे निकल गए तो निकल गए, नहीं तो ठीक है, राइट। दैट इज नॉट हाउ दिस सब्जेक्ट हैज टू बी ट्रीटेड। इस सब्जेक्ट में भी मैपिंग की इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज है, एंड देयर इज अ लॉजिकल वे ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। जस्ट टू गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज इसमें एक बहुत मेजर टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज को डील करने की 3 अप्रोचेस होती हैं, मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज।
What is adaptation? That I will adapt to climate. I will become, if climate change happens, I will become resilient to it. होने दो, मैं adapt कर जाऊंगा, मैं absorb कर लूंगा. इंडिया और बाकी ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन अडेप्टेशन. तो अब अगर कोई बना रहा है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, तो डेफिनेटली इंडिया ही बना रहा होगा. इफ यू नो दिस बैकग्राउंड, यू डोंट हैव टू मग दिस अप, एंड दिस इज हाउ यू टैकल एनवायरमेंट. डोंट मग इट अप. है इकोलॉजी की कुछ चीजें, इकोलॉजी में मैं मानता हूं, स्पेशली व्हेन यू लुक एट स्पीशीज एक्सेट्रा, देयर आर सम थिंग्स वी हैव टू मग अप, बट उसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं जो सॉल्वेबल हैं अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली हैंडल करें. नाउ व्हाट आर आवर की टेकअवेज? आई थिंक अगर आपको इस वीडियो से एक भी चीज समझनी है, इफ यू स्टक अराउंड टिल हियर, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, गिव टाइम प्रोपोर्शनल टू वेटेज. ये 5 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. 30 to 35 की जो मिथ चल रही है कि ओनली 30 to 35 क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल, ये मिथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम प्रिपेयर ही 50 to 60 क्वेश्चंस के लिए करते हैं. अगर 40% पेपर को हम इग्नोर ही करके चले जाएंगे तो कैसे हम इस ट्रैप से निकलेंगे? और जितने लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, जो कट ऑफ के दे वर्कड हार्ड, कई लोग तो ऐसे हैं जो मेहनत नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. अगर आप, एंड इफ यू आर टिल हियर, आई एम अज्यूमिंग कि आपने वीडियो यहां तक देखी है, तो यू वुड रिलेट एंड रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग. तो आप डेफिनेटली यू आर समवन हु वुड हैव वर्कड हार्ड, राइट? अगर आपने इससे पहले प्रीलिम्स दिया है, आपको अभी लग रहा है दैट आई वोंट बी एबल टू मेक इट, डेफिनेटली यू वुड बी समवन हु वुड हैव वर्कड हार्ड, बट आपने ये चीज इग्नोर करी है. एंड अगर आप ये चीज इग्नोर करोगे, आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओगे, देन 30 to 35 इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस हियर. काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सॉल्वेबल हैं यहां पर. इन बहुत सॉल्वेबल क्वेश्चंस को एटलीस्ट हम इग्नोर ना करें, बिकॉज देखो यार, प्रीलिम्स का कट ऑफ यूपीएससी डिसाइड नहीं करता. प्रीलिम्स का कट ऑफ इज सिंपली द मार्क्स ऑफ द लास्ट पर्सन हु क्वालिफाइज. यूपीएससी एक लिस्ट बनाता है ऐसे सबके मार्क्स की, ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज. यहाँ पे सबके नाम लिखता है, यहाँ पे सबके मार्क्स लिखता है. इस कैटेगरी में हमें 5000 लोग लेने हैं मेंस के लिए, यहाँ एक लाइन खींच देता है, और ये लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, ये लोग नहीं करते. अब यहाँ पर जो बंदा है, जो इनके मार्क्स हैं, वही कट ऑफ है. दिस इज व्हाट हैपेंस. तो आप देखोगे कई लोगों के बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ जितने मार्क्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं, यूपीएससी इज नॉट डिसाइडिंग द कट ऑफ बाय इटसेल्फ. तो यहाँ से हमें समझ क्या है, वी जस्ट हैव टू बी बेटर देन दिस लास्ट पर्सन. ये जो यहाँ पर लास्ट पर्सन है, हमें इनसे बेटर होना है. एंड दिस लास्ट पर्सन डेफिनेटली इज इग्नोरिंग दीज सब्जेक्ट्स. तो इन सब्जेक्ट्स को अगर हमने थोड़ा सा भी टाइम दे दिया, थोड़ी सी भी इन पे मेहनत कर ली, तो हम बाकियों से बहुत बेटर हो जाएंगे. पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनीवन हु हैज वर्कड हार्ड वुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ सॉल्विंग 7 to 8. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू गो फ्रॉम 7 to 8 to 9. एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा या एक डिफरेंशियल क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी. बट इन सब्जेक्ट्स में एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं. अगर मैं आपको अभी बोलूं कि एनवायरमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, आप कितनों में कॉन्फिडेंट हो? पीपल वुड बी सॉल्विंग 2 or 3, और बहुत कम एफर्ट है वो 2-3 को 6-7 बनाना. तो वहां जो 3-4 क्वेश्चन का एज हम ले सकते हैं, दैट वुड हेल्प अस सेल थ्रू द प्रीलिम्स. सो ओनली 2 things I'd like to say in the end. फर्स्ट, स्टॉप बिलीविंग दिस व्हाइट लाई कि 30-35 क्वेश्चन ही सॉल्वेबल है. ऐसा नहीं है, राइट? क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं अगर आप सब्जेक्ट्स को टाइम दो. एंड सेकंड, गिव टाइम प्रोपोर्शनेटली. आपने अपने फाउंडेशन में जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तब भी ये 4 सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री. बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वल टाइम दो, बिकॉज पेपर उनसे आ रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप दिस रियली हेल्प्स यू. बाय बाय.